क्विट इंडिया मूवमेंट एमसीक्यूज। क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब मानी जाती है? आज हम सवाल बनाने वाले हैं सिर्फ क्विट इंडिया मूवमेंट पर। क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब मानी जाती है? 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा देकर भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। 9 अगस्त की सुबह ही कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी कर हुई थी, जिसके बाद आंदोलन स्वतः स्फूर्त हिंसक रूप लेने लगा। इसलिए आंदोलन की औपचारिक रूप से शुरुआत 8 अगस्त से मानी जाती है और दमन 9 अगस्त से शुरू हुआ। डू और डाई का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण में। आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो सीधा संदेश था कि अब आधे अधूरे प्रयास नहीं, या तो आजादी हासिल करो या फिर इसके लिए प्राण की भी आप अर्पित कर दो। यह नारा भारत छोड़ो आंदोलन की क्रांतिकारी तीव्रता और निर्णायक मोड़ को दर्शाता है। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने अहिंसक सत्याग्रह पर जोर दिया, लेकिन डू और डाई जैसा उतना तीखा नारा बाद में 1942 में आया। तीसरा सवाल, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड विलिंगडन। आंसर है लॉर्ड लिनलिथगो। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तब वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। उन्हीं के कार्यकाल में क्रिप्स मिशन आया और असफल रहा, जिससे निराशा बढ़ी और भारत छोड़ो आंदोलन की जमीन तैयार हुई। 1943 में बाद में लॉर्ड वेवेल वायसराय बने, जो चीन से संबंधित वेवेल योजना व कैबिनेट मिशन के समय जाने जाते हैं। 4वां एमसीक्यू, क्विट इंडिया रिजोल्यूशन किसने पेश किया था? ऑप्शनल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, महात्मा गांधी। आंसर है जवाहरलाल नेहरू। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस अधिवेशन में क्विट इंडिया रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने औपचारिक रूप से प्रस्तावित किया। महात्मा गांधी आंदोलन के वैचारिक और नैतिक नेता थे, लेकिन प्रस्ताव को सभा के सामने रखने का संसदीय कार्य नेहरू ने किया। कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। 5वां सवाल, कौन सा कथन भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में सही है? यह मुख्य रूप से शहरी मध्य मार्ग का आंदोलन था। ग्रामीण जनता की भागीदारी नगण्य थी। दूसरा ऑप्शन है भूमिगत आंदोलनों, समानांतर सरकारों व तोड़फोड़ की गतिविधियों ने इसे अलग स्वरूप दिया। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनें। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना दो। तो इसमें आंसर होगा केवल दो। भूमिगत आंदोलन, समानांतर सरकारों व तोड़फोड़ की गतिविधियों ने इसे अलग स्वरूप दिया। कथन एक गलत है, जिसमें यह कहा गया है कि यह मुख्य रूप से शहरी मध्य वर्ग का आंदोलन था, ग्रामीण जनता की भागीदारी नगण्य रही। इस आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इसमें ग्रामीण क्षेत्र के किसानों, छात्रों, महिलाओं, मजदूरों, लगभग सभी वर्गों ने भाग लिया। कथन 2 सही है। नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन स्वतः स्फूर्त व स्थानीय नेतृत्व के आधार पर चला, जिसमें भूमिगत रेडियो, रेल, टेलीफोन, टेलीग्राफ पर तोड़फोड़, समानांतर सरकारें जैसे तात्या टोपे, सतारा, बलिया, मिदनापुर आदि में जैसे प्रयास हुए। 6वां सवाल, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान भूमिगत रेडियो प्रसारण से जुड़ा नाम है? अरुणा आसफ अली, ऑप्शन नंबर 2 उषा मेहता, सुचेता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित। सही उत्तर है उषा मेहता। उषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो नाम से भूमिगत रेडियो स्टेशन चलाया, जो ब्रिटिश सेंसरशिप से बचकर राष्ट्रीय संदेश, समाचार और भाषण प्रसारित करता था। इसने अंग्रेजों के प्रचार तंत्र के समानांतर जनता तक स्वतंत्रता आंदोलन की सच्ची जानकारी पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। अरुणा आसफ अली ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराने और आंदोलन की शुरुआत का प्रतीकात्मक चेहरा बनी। 7वां सवाल, निम्न में से कौन सी जगह पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौर में समानांतर सरकार स्थापित नहीं हुई थी? सतारा महाराष्ट्र, बलिया उत्तर प्रदेश, तामलुक मिदनापुर बंगाल, अमृतसर पंजाब। सही उत्तर है अमृतसर पंजाब। सवाल है निम्न में से कौन सी जगह पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौर में समानांतर सरकार स्थापित नहीं हुई थी?
तो अमृतसर पंजाब में समानांतर सरकार स्थापित नहीं हुई थी, लेकिन सतारा महाराष्ट्र में, बलिया उत्तर प्रदेश में और तमलुक बंगाल में समानांतर सरकार स्थापित हुई थी। समानांतर सरकारें मुख्यतः वहीं बनी जहां ब्रिटिश प्रशासन अस्थायी रूप से पंगु हो गई थी। सतारा प्रति सरकार नेता नाना पाटिल, बलिया में चित्तू पांडे, तमलुक और मिदनापुर में बंगाल। अमृतसर में आंदोलन तो हुआ, लेकिन वहां जैसी औपचारिक समानांतर सरकार स्थापित नहीं हुई। क्विट इंडिया मूवमेंट के तत्काल कारण के रूप में किसे देखा जाता है? साइमन आयोग की रिपोर्ट, वेवेल की योजना, क्रिप्स मिशन की विफलता, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। सही उत्तर है क्रिप्स मिशन की विफलता। क्विट इंडिया मूवमेंट के तत्कालिक कारण के रूप में किसे देखा जाता है? तो क्रिप्स मिशन की विफलता को। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भेजा था, जिसने युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस और संविधान की सभा की बात कही, लेकिन तत्काल सत्ता हस्तांतरण नहीं हुई। रक्षा एवं महत्वपूर्ण विभाग ब्रिटिश हाथ में थी, जैसी शर्तों के कारण कांग्रेस ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। इस विफलता ने भारतीय नेतृत्व और जनता में गहरा असंतोष पैदा किया, जो अगस्त 1942 तक भारत छोड़ो जैसे निर्णायक आंदोलन में बदल गया। क्वेश्चन सवाल नंबर 9 है, कौन सा कथन भारत छोड़ो आंदोलन की प्रकृति को सही ढंग से दर्शाता है? ए, यह पूरी तरह से योजनाबद्ध व नियंत्रित आंदोलन था। बी, यह नेतृत्व विहीन, स्वतः स्फूर्त व विखंडित आंदोलन था। सी, इसमें केवल कांग्रेस के उच्च नेतृत्व ने भाग लिया, जनता की भागीदारी सीमित रही। डी, यह केवल विद्यार्थियों का आंदोलन था। सही उत्तर होगा बी, यह नेतृत्व विहीन, स्वतः स्फूर्त व विखंडित आंदोलन था। 9 अगस्त को ही लगभग पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व गिरफ्तार कर लिया गया, इसलिए आंदोलन का पारंपरिक नेतृत्व गायब था। इसके बावजूद आंदोलन पूरे देश में फैला और स्थानीय स्तर पर युवा, विद्यार्थी, किसान, मध्य वर्ग ने नेतृत्व संभाला। हिंसक और अहिंसक दोनों प्रकार की गतिविधियां देखने को मिली, इसलिए इसे लीडरलेस बट मास बेस्ड मूवमेंट कहा गया। सवाल नंबर 10, क्विट इंडिया मूवमेंट की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है कौन सी? अंग्रेजों ने तुरंत सत्ता भारतीयों को सौंप दी। बी, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत तटस्थ हो गया। सी, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि भारत पर शासन नहीं चलेगा। डी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस में पूर्ण एकता स्थापित हो गई। सही उत्तर है ब्रिटिश सरकार ने पहली बार स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि भारत पर शासन लंबा नहीं चलेगा। आंदोलन तुरंत सफल हुआ, ना ही तत्काल सत्ता हस्तांतरण हुआ। आंदोलन तुरंत सफल नहीं हुआ, ना ही तत्काल सत्ता हस्तांतरण हुआ, लेकिन ब्रिटिश शासन को यह साफ हो गया कि अब बिना भारतीयों की सहमति के लंबे समय तक शासन संभव नहीं है। शासन की नैतिक व राजनीतिक वैधता खत्म हो चुकी है। ब्रिटेन के भीतर भी यह धारणा मजबूत हुई कि युद्ध के बाद भारत को आज़ादी देनी ही पड़ेगी। यह आंदोलन स्वतंत्रता की दिशा में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था। तो सही उत्तर है क्विट इंडिया मूवमेंट की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है ब्रिटिश सरकार ने पहली बार स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि भारत पर शासन लंबा नहीं चलेगा। सी। 11 नंबर, क्विट इंडिया मूवमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने आंदोलन का पूर्ण समर्थन किया। बी, दूसरा, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों ने आधिकारिक रूप से आंदोलन से दूरी बनाए रखी। सही विकल्प चुनिए, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों सही, ना तो एक ना तो दो, तो केवल दो आंसर होगा बी, अर्थात मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों ने आधिकारिक रूप से आंदोलन से दूरी बनाए रखी। उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ के पक्ष में होने के कारण युद्ध को जन युद्ध मानती थी और ब्रिटिश विरोधी इस आंदोलन का समर्थन नहीं कर पा रही थी। कथन 2 सही है, इसलिए कथन 1 गलत है। कथन 1 में कहता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने आंदोलन का पूर्ण समर्थन किया, ये कथन गलत है। उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ के पक्ष में होने के कारण युद्ध को जन युद्ध मानती थी और ब्रिटिश विरोधी इस आंदोलन का समर्थन नहीं कर रही थी।
कथन 2 सही है। कथन 2 में कहा गया है मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों ने आधिकारिक रूप से आंदोलन से दूरी बनाए रखी। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों ने औपचारिक रूप से आंदोलन में भाग नहीं लिया, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन में संपूर्ण राजनीतिक एकता की कमी देखी। 12वां सवाल, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान महिलाओं की भूमिका के रूप में सही कथन कौन सा है? ऑप्शन ए, महिलाओं की भागीदारी नगण्य थी। ऑप्शन बी, केवल शहरों की पढ़ी लिखी महिलाओं ने हिस्सा लिया। ऑप्शन सी, अरुणा असफ अली, उषा मेहता, सुचिता कृपलानी सब जैसी कई महिलाओं ने नेतृत्वकारी भूमिका निभाई। ऑप्शन डी, आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी पर कांग्रेस ने रोक लगाई थी। सही उत्तर है सी, अरुणा असफ अली, उषा मेहता, सुचिता कृपलानी जैसी कई महिलाओं ने नेतृत्वकारी भूमिका निभाई। अरुणा असफ अली ने ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराया, जो आंदोलन का प्रतीक बन गया। उषा मेहता का भूमिगत रेडियो, सुचिता कृपलानी का संगठनात्मक काम आदि दिखाते हैं कि महिलाओं ने केवल समर्थन ही नहीं किया, बल्कि नेतृत्व की भूमिका भी निभाई। गांवों तक कई महिलाएं गिरफ्तार हुई, लाठीचार्ज व दमन झेला। 13 नंबर सवाल, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पर ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी? ए, गांधी इरविन समझौता जैसा समझौता किया गया। बी, दमन, गिरफ्तारी और सेंसरशिप की कठोर नीति अपनाई गई। सी, सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई कर हुई। डी, भारत को तत्कालीन डोमिनियन स्टेटस दे दिया गया। तो सही उत्तर होगा दमन, गिरफ्तारी और सेंसरशिप की कठोर नीति अपनाई गई। 9 अगस्त 1942 से ही कांग्रेस का संपूर्ण ऊपरी नेतृत्व जेल में था। सेना, पुलिस, प्रशासन ने कर्फ्यू, फायरिंग, सामूहिक गिरफ्तारियां, प्रेस पर सेंसरशिप जैसे उपाय अपनाए। कई जगह आम जनता पर गोलियां चली, सैकड़ों लोग शहीद हुए, हजारों घायल हुए और गिरफ्तार हुए। इस कठोर दमन के बावजूद आंदोलन लंबे समय तक विभिन्न रूपों में चलता रहा। सवाल नंबर 14, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ए, यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुआ। बी, इसकी घोषणा कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में हुई। सी, गांधी जी ने कहा हमारी लड़ाई न केवल ब्रिटिश शासन के खिलाफ बल्कि जर्मनी और जापान के खिलाफ भी है। डी, आंदोलन के तुरंत बाद भारत को स्वतंत्रता मिल गई। सही उत्तर है डी, आंदोलन के तुरंत बाद भारत को स्वतंत्रता मिल गई। भारत की स्वतंत्रता 5 वर्ष बाद 15 अगस्त 1947 को मिली। आंदोलन ने आज़ादी की प्रक्रिया को तेज किया, लेकिन तत्काल परिणाम नहीं मिला। बाकी कथन सही है। युद्ध के समय 1942 में बंबई अधिवेशन में घोषणा हुई। गांधी जी ने जनतंत्र बनाम फांसीवाद, जर्मनी, जापान के संदर्भ में बात की। 15वां सवाल, क्विट इंडिया मूवमेंट के मास अपसर्ज क्यों कहा जाता है? क्विट इंडिया मूवमेंट को मास अपसर्ज क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए, इसमें केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। ऑप्शन बी, आंदोलन सिर्फ उत्तर भारत में सीमित रहा। ऑप्शन सी, छात्र, किसान, मजदूर, महिलाएं, निम्न मध्य वर्ग सभी समाज वर्गों की व्यापक भागीदारी रही। ऑप्शन डी, इसमें केवल हिंसक क्रांतिकारी संगठनों ने काम किया। सही उत्तर है सी, छात्र, किसान, मजदूर, महिलाएं, निम्न मध्यम वर्ग सभी समाज वर्गों की व्यापक भागीदारी रही। क्विट इंडिया मूवमेंट की खास बात यह थी कि यह किसी एक वर्ग या क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा। बिहार, पूर्वी यूपी, बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र आदि अनेक क्षेत्रों में ग्रामीण शहरी दोनों समाज सक्रिय हुए। नेतृत्व जेल में होने के बावजूद जनता ने पहल की, इसलिए उसे सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय जन आंदोलन कहा जाता है।